बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस कह सकते हैं, मॉलिक्यूल कह सकते हैं या कंपाउंड कह सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है और वो हमारे पास कैसे कंपाउंड पे इफेक्ट करते हैं। मींस के प्लेन पोलराइज लाइट क्या है और उसे कौन से कंपाउंड रोटेट करते हैं। जो कंपाउंड उसे रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट को, वो हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिव कहलाते हैं, और जो हमारे पास नहीं करते वो ऑप्टिकली इनएक्टिव। जो राइट की तरफ करते हैं हम वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो लेफ़्ट की तरफ रोटेट करते हैं पीपीएल को वो लेवर रोटेटरी। यही थोड़ी सी चीज़ें हमने पढ़ी थी, वो इंट्रो था हमारे पास। ये अब डिटेल आएगी कि ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस हैं कौन से, हमारे पास ये क्या चीज़ होती है और हमारे पास कैसे कंडीशंस होती हैं, कैसे पता चलेगा कि ये ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए कोई भी कंपाउंड जो भी है वो अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो पीपीएल लाइट को क्या करेगा, रोटेट करेगा। अगर वो पीपीएल लाइट को रोटेट कर रहा है तो वो ऑप्टिकल एक्टिव है, और इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड पोलैरीमीटर। अब आपके पास अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये कंपाउंड या ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं, तो आपको पोलैरीमीटर ढूंढना पड़ेगा। फिर आप पोलैरीमीटर ढूंढ के उसमें चेक करेंगे पीपीएल लाइट ये किस तरफ रोटेट कर रहा है, तो ये वाली चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। ठीक है, अब आपके पास एग्जाम में तो इतना टाइम होगा नहीं। आपने क्या करना है कि आपने कुछ कंडीशंस देखनी है। अब उन्हीं कंडीशन की बेस पे आपने चेक करना है कि ये ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं। सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशंस आ रही हैं, मैंने यहाँ हेडिंग लगा दिया ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, ऑप्टिकल एक्टिव की। यहाँ पे मैंने कहा है कि जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं। फिर मैंने ये कहा है कि आपके पास कौन से ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, कौन सी कंडीशंस होती हैं। उनके लिए कुछ 3 कंडीशंस हैं। अगर ये 3 कंडीशंस आपके पास किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी कंपाउंड में किसी भी एटम अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ऑप्टिकल एक्टिव है। सबसे पहली कंडीशन है इट शुड हैव अ कायरल कार्बन। अब कायरल कार्बन क्या है? कायरल कार्बन आपके पास एक ऐसा कार्बन जिसके इर्द गिर्द 4 बॉन्ड होने चाहिए। चारों बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए लाजमी, और 4 जो हैं ये मतलब कि डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, डिफरेंट एटम्स होने चाहिए। 4 जितनी भी वैलेंसी होगी 4 की, उसमें डिफरेंट आपके पास चीज़ें आनी चाहिए। लेट सपोज मेरे पास C है, BR Cl H F, ये एक दूसरे से सारे मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये चारों इसके कार्बन के 4 बॉन्ड को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमारे पास ये हुआ कायरल कार्बन। इसके लिए मैंने स्टार लगा दिया, जो डिनोट होता है स्टार कायरल कार्बन के लिए। ठीक है, अब आपके पास अगर मैं इस चीज़ की एग्जांपल देती हूँ आपको, यहाँ पे देखें आपके पास कायरल कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज 4 सिग्मा बॉन्ड, वही बात है जो मैंने पीछे बताई है। एक कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, हाँ एक से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अगर एक है तो आपके पास श्योरिटी है कि ऑप्टिकल एक्टिव है। यहाँ पे देखें सबसे पहला आपके पास 4 डिफरेंट बॉन्ड है। ठीक है, कार्बन के कायरल कार्बन हुआ। यहाँ पे 2 सेम है BR, तो आपके पास ये एक कायरल कार्बन हुआ। अब थर्ड वन में देखें आपके पास थर्ड वन में भी कायरल है क्योंकि 4 डिफरेंट ग्रुप है। यहाँ पे नो कायरल है क्योंकि आप जिस कार्बन को भी यहाँ से देखें उसके पास 2 H बॉन्ड जो है वो सेम है, तो ये इनएक्टिव हुआ ऑप्टिकली। हमने कहा कायरल बॉन्ड होगा तभी एक्टिव होगा। ठीक है, ये आपके पास होमवर्क मैंने दिया है, लेकिन इसमें भी मैं आपको बता देती हूँ सिंपल में। इसको देखें तो इसके पास 2 सेम है। ठीक है, तो ये एक कायरल हुआ। इसके पास भी 2 सेम है, इसके पास तो 3 सेम है, इसमें कोई भी कायरल नहीं है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ। यहाँ पे देखें 2 सेम ग्रुप हैं, आपके पास एक कायरल इनएक्टिव हुआ। यहाँ पे आपके पास 2 सेम ग्रुप हैं, एक कायरल इनएक्टिव हुआ। यहाँ पे आपके पास एक कायरल ऐसे हुआ कि यहाँ से भी सेम ग्रुप है। आप जिस तरीके से भी देख लेना आपके पास 2 सेम या तो हाइड्रोजन आ जाएंगे, या आपके पास यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ गए, तो ये इनएक्टिव है, एक कायरल आ जाएगा। यहाँ पे अगर इस कार्बन को देखते हैं, यहाँ पे स्टार भी लगा हुआ है, तो ये आपके पास 4 डिफरेंट ग्रुप है। यहाँ पे एक H है, यहाँ पे CH है, यहाँ CH2 है आपके पास, और यहाँ पे आपके पास CH है। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है 4 वैलेंसी पूरी हो गए, तो कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव है। यहाँ पे अगर इस बॉन्ड को देखो तो आपके पास पीछे N है, एक H है, एक हमारे पास C है, एक CH2 है। 4 डिफरेंट ग्रुप, कायरल, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। इस वाले को देखें तो आपके पास यहाँ पे एक कायरल है। अब जिस कार्बन को भी देखें उसके पास 2 सेम होंगे, 2 सेम, इसके या तो डबल बॉन्ड आ रहा है या हमारे पास सेम ग्रुप H आ रहे हैं, तो आपके पास एक कायरल इनएक्टिव। ठीक है, यहाँ पे देखें आप इस कार्बन को देख लें, इसको देख लें, इसको देख लें, आपके पास ये कायरल है, मीन्स के 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है।
जहाँ कुछ नहीं है वहाँ CH3 है, ठीक है। आप इसके पास एक CH3 आ गया है, यहाँ पे एक CH2 आ गया है, एक यहाँ पे C आ गया, तो एक इसका अपना H आ गया, तो ये कायरल ऑप्टिकली एक्टिव जिस तरीके से भी देखें, ये वाला देख लें, ये वाला, ये वाला। यहाँ पे ये वाला ग्रुप अगर देखते हैं तो आपके पास ये 1 2 और ये 3 कायरल आपके पास है। अब 3 कायरल कैसे हैं कि एक इसके साथ H अपना है, एक Br लगा हुआ है, एक ये CH लगा हुआ है, एक ये CH2 लगा हुआ है, ठीक है। तो आपके पास ये डिफरेंट है, कायरल कार्बन है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ये तो हैं ही 4 डिफरेंट ग्रुप आपके पास। इसे देखते ही समझ आ जाएगी कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ये वाले देखिए कि आपके पास कुछ कन्फर्मेशंस भी ऐसी होती हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होती हैं। यहाँ पे देखें आपके पास ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, एक H है, इसके पास एक CH2 है, एक यहाँ पे सिर्फ C है आपके पास, जिसके यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। तो आपके पास ये क्या चीज़ होगी, कायरल ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये कायरल है, थोड़ा सा इसके मैंने एग्जांपल्स दे दिए हैं, आप खुद भी इनको चेक कर सकते हैं, खोल के इनके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। जहाँ पे मिस्टेक हो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे आपने खुद से करना है, ठीक है। अब आगे देखें, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, वीडियो लंबी हो जाएगी। आगे देखते हैं। अब कायरल कार्बन हमने चेक कर लिया। अब कायरल कार्बन के बाद हमारे पास जो सेकंड कंडीशन आ रही है वो है सुपर इम्पोजिबल। सुपर इम्पोजिबल क्या होता है कि जब आप किसी भी चीज़ को मिरर के आगे रखें, जैसे मैंने एक हाथ लिया, उसे मिरर के आगे रखा है, उसकी ये मिरर इमेज बनी है। अब मैंने इसी को उठा के इसकी मिरर इमेज के ऊपर रख दिया, तो अगर ये फिट आ गई है तो ये है सुपर इम्पोजिबल। अगर ये फिट नहीं आ रही, ठीक है, तो ये है नॉन सुपर इम्पोजिबल। लेट्स सपोज मेरे पास अगर एक हाथ है, मैं इसके ऊपर दूसरा हाथ रखूँ तो मेरा एक थंब इस तरफ आ रहा है, एक थंब इस तरफ आ रहा है, तो ये मेरे पास क्या चीज़ होगी, नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो आप ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, जो फिट नहीं आते, ठीक है। यहाँ पे देखें, मैंने अब बॉटल ली है, बॉटल की मिरर इमेज बनी है, इस बॉटल को इस मिरर इमेज के ऊपर उठा के रखे, सेम वही चीज़ आ गई है, ये है सुपर इम्पोजिबल। अगर मैं यहाँ पे इस चीज़ में देखती हूँ तो मेरे पास क्या चीज़ है, एक तो है ये कायरल कार्बन, 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ में इसकी मिरर इमेज बनी है, मैं इसे उठा के इसके ऊपर रखती हूँ तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे देखें, आपके पास एक मॉलिक्यूल है, मैंने इसकी मिरर इमेज बनाई है, ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा, मैंने उसे 180 डिग्री पे रोटेट किया है। 180 डिग्री पे रोटेट करने के बाद भी अगर मैं इसे उठा के यहाँ पे रखती हूँ तब भी सुपर इम्पोज नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ, कायरल कार्बन तो है इसके पास, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल है, फिट नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर है। यहीं अगर मैंने यहाँ पे उठाया है, इसको मैंने मिरर इमेज बनाई है, रोटेट किया है, इसके उसके ऊपर उठा के रख दूँ तो मेरे पास फिट आ जाएगा, सुपर इम्पोजिबल हो गया। लेकिन आप नोट करें कि 2 हाइड्रोजन सेम है, अगर 2 हाइड्रोजन सेम है तो कायरल कार्बन हुआ, ठीक है। तो हमारे पास एक कंडीशन नहीं कर रहा, इनएक्टिव हो जाएगा। आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास, अच्छा ये आपके पास इतनी कंडीशन तो हो गई हैं। अब आगे चलते हैं आपके पास, अब चलते हैं कायरलिटी की तरफ। कायरलिटी कहते हैं डायसिमेट्री को, डायसिमेट्री किसे कहते हैं। थर्ड कंडीशन ये कह रही है कि आपके पास एक ऐसा कंपाउंड होना चाहिए ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए, उस कंपाउंड में किसी किस्म की सिमेट्री ना हो। अब सिमेट्री कितने किस्म की होती है, आपके पास सिमेट्री होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री होती है। मैंने यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री को डिस्कस किया। एक्सेस ऑफ सिमेट्री को इसलिए नहीं किया कि आपने एक्सेस ऑफ सिमेट्री, आपको पता है कि आप सेंटर का कोई पॉइंट लें और उसे रोटेट करें उसी कंपाउंड को, और फिर चेक करें कि क्या ये सुपर इम्पोज हो रहा है, जैसे हमने पीछे किया। तो वो इतना नहीं है, जो मेन चीज़ें हैं वो है सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन अगर देखते हैं, मैं आपको डेफिनेशन देखने से पहले ही एक डेफिनेशन को अगर आप छोड़ ही दें, आप सिंपल में समझें चीज़ों को। ये देखें, आपके पास जो है सेंटर ऑफ सिमेट्री किसे कहते हैं। आपने यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में क्या लेना है, एक पॉइंट लेना है। अब इस सेंटर पॉइंट से जितने भी एटम हैं इनको देखना है। अगर आप इस तरफ जाते हैं OH है, तो आप इसी पॉइंट के पीछे जाएंगे तब भी OH आना चाहिए, और इन सब का इक्वल डिस्टेंस आना चाहिए। ये देखिए, ये अगर H है, आप इस तरफ जाते हैं तो H, मतलब कि इनका हर तरफ से इक्वल डिस्टेंस आना चाहिए, और आगे OH है तो पीछे भी OH होना चाहिए। तो हम कहते हैं ये सेंटर ऑफ सिमेट्री आ गई है, ठीक है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ये है कि आपने इसी चीज़ को हाफ उसमें कट करना है, और ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होनी चाहिए, ठीक है।
आइडेंटिकल होना चाहिए, तो इसे कहते हैं ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसमें दो चीज़ें दोनों हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सॉरी प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, ठीक है। तो मेरे पास ये इनएक्टिव होगा। हमने ये कहा है कि कोई भी सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे दो सिमेट्री आ रहे हैं तो ये इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप सेंटर ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन ऊपर देख सकते हैं, वेयर ऑल द लाइंस ड्रॉ ऑन एनी ग्रुप ऑन द बोथ साइड टू एन इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री की भी डेफिनेशन दिखा दूँ, मैंने ये यहाँ पे लिखी हुई है। इट डिफाइंस एज ए प्लेन दैट divides the molecule into two identical halves, one part of which appear to be mirror image of another। mirror image होनी चाहिए दूसरे की, ठीक है। अब ये दोनों इकट्ठे ही समझें ये चीज़ें। आपके पास ये देखें, अगर मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, मेरे पास इस मॉलिक्यूल में सेंटर मैंने लिया, यहाँ से देखा CO2H है, यहाँ पीछे से भी सेम वही है, यहाँ से देखा CH3 है, यहाँ से भी। अब इनका इक्वल डिस्टेंस है तो मेरे पास COS तो हो गया। अब क्या मेरे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है? ऑब्वियसली है, आप जहाँ से भी कट करें आपको चीज़ें इक्वल ही मिलेंगी। ऐसे करें CH3OH मिलेगा और ये हमारे पास CH3OH, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इनएक्टिव इसलिए होगा कि सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको नज़र आ रही है। अब यहाँ पे आ जाएं थर्ड पे, यहाँ पे आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री नज़र आ रही है। कुछ बच्चे कहेंगे कि आ रही है, लेकिन मैंने यही कहा कि COH उसके पीछे H आ रहा है, ठीक है। COH उसके पीछे H आ रहा है और ये सिस में आ गया। सिस वाले जो हैं वो इनएक्टिव होते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बता रही हूँ कि उनका एक ही साइड पे ग्रुप आ जाएंगे, बल्कि तो नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे देखिए CH4 मीथेन का, इसमें POS होता है, आप प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। आप CH4 इस तरीके से लिखें, आप जिस हिसाब से भी कट करें आपके पास इक्वल आएगा, तो टू आइडेंटिकल हाफ आ जाएंगे, ठीक है। अगर एक भी आ गया तो इनएक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे देखें कि आपके पास यहाँ पे, अच्छा यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री मैंने चेक किया है आपके पास। अगर मैं यहाँ से, इसमें हमारे पास COS भी है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, अगर ये देखें इक्वल डिस्टेंस है, और POS भी है कि अगर मैं इसे ऐसे कट करूँ, ऐसे कट करूँ, मेरे पास इक्वल आइडेंटिकल हाफ में आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास इनएक्टिव हो जाएगा ऑब्वियसली। यहाँ पे देख लें POS है, ठीक है, मेरे पास इनएक्टिव है। यहाँ पे भी POS है, इनएक्टिव है, हमारे पास सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे भी इक्वल हाफ में किया, इनएक्टिव हो गया, POS आ गया। यहाँ पे दो चीज़ें मैंने ऐड करनी नहीं थी लेकिन बस कर दी हैं कि बाइफिनाइल कंपाउंड कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। उसके लिए आपके पास रीज़न है कि उनके बल्कि ग्रुप होते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी सिमेट्री खो देते हैं और उनका कोई कायरल कार्बन नहीं होता, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। और ट्राइफिनाइल हमेशा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। यहाँ पे कोई सिमेट्री की बात नहीं है, कोई एक कायरल कार्बन की नहीं है, ये रोटेशन की बात होती है, ठीक है, कि यहाँ पे 3 है तो रोटेट हो सकते हैं, यहाँ पे 2 हैं, सिंगल कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो रोटेशन में थोड़ा वो होता है। अगर आप इसको इग्नोर भी करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री वगैरह हो गया है। आगे देखें, आपके पास एक 2 एग्जांपल और भी हैं। ये देखें, आपके पास इस एग्जांपल में अगर आप लोग चेक करें तो आपके पास COS भी है, POS भी है। कैसे है? हमारे पास आपके पास इक्वल डिस्टेंस है और बिल्कुल ये वाला अगर CH3 है तो पीछे भी CH3 लगा हुआ है, इनएक्टिव हो गया। यहाँ पे भी आपके पास जो है सेम है। अच्छा, यहाँ पे आप कायरल कार्बन भी चेक कर सकते हैं कि आपके पास, यहाँ हम बात तो सिर्फ सेंटर ऑफ सिमेट्री की कर रहे हैं, इसलिए मैंने कायरल कार्बन को यहाँ नहीं किया कि ऑलरेडी उसकी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। यहाँ पे 2 कायरल कार्बन है, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है और COS भी है, ठीक है, इनएक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास, अच्छा यहाँ पे COS नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री इसलिए नहीं है कि अगर एक ऊपर है तो दूसरा नीचे की तरफ है, ठीक है, तो ये चीज़ नहीं है यहाँ पे। अगर दोनों सेम साइड होते, दोनों ऊपर की तरफ या दोनों नीचे की तरफ होते, तब आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता। यहाँ पे भी आपके पास दोनों जो हैं बाहर निकले हुए हैं, दोनों जो है फॉरवर्ड हैं, मतलब फ्रंट की साइड पे हैं आपके पास। तो CH3 आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री भी आ गया, COS भी आ गया, ठीक है, इनएक्टिव हो गए। यहाँ पे आपके पास दोनों नहीं होंगे क्योंकि एक बैक साइड है, एक फ्रंट साइड है, तो आपके पास नहीं बन रहा। और हैं भी दोनों सही एक ही साइड पे हैं लेकिन फ्रंट और बैक साइड पे, तो दोनों नहीं है, ये ऑप्टिकल एक्टिव हो गया। यहाँ तक इतनी बात क्लियर हो गई है। अब ये था आपके पास 3 कंडीशंस, ठीक है, मैं इनको एक ही उसमें आपको लिख के देती हूँ 3 कंडीशंस इनकी क्या क्या हैं।
अच्छा जी, यहाँ पे देखें मैंने बहुत ही सिंपल में ये चीज़ आपको लिख के दे दी है कि आपके पास ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के लिए क्या चीज़ हमने जो पीछे पढ़ी है कि कायरल कार्बन होना चाहिए 4 डिफरेंट ग्रुप में, जिसके साथ होते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल, कि मिरर इमेज बने। और वो दूसरे मिरर इमेज जो है आपके पास, जैसे अब मैंने एक कंपाउंड लिया उसकी मिरर इमेज बनाई है, तो ये वाले जो ओरिजिनल है ये मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज ना हो, फिट ना आए, ठीक है। शुड नॉट हैव एनी सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होना चाहिए, और एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी नहीं होना चाहिए कि आप रोटेट करें तब भी आपके पास सुपर इम्पोज ना हो, ठीक है। ये थी 3 कंडीशंस। अब आगे चलते हैं। आगे आपके पास आ रहा है एनेंशियोमर। आपके पास एनेंशियोमर क्या चीज़ है? सिंपल में चलते हैं। हमने जैसे पीछे पढ़ा है, एनेंशियोमर आपके पास कायरल मॉलिक्यूल होते हैं जो अगर मिरर इमेज बनाते हैं तो वो मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते, ठीक है। मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते, फिट नहीं आते। यहाँ पे देखें मेरे पास कायरल कार्बन है, 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, मैंने मिरर इमेज बनाई, इसको उठा के इसके ऊपर रखें, सुपर इम्पोज नहीं होंगे, फिट नहीं आएगा। एनेंशियोमर की थोड़ी सी मैंने आपके पास थ्योरी यहाँ पे डिफाइन की हुई है। एंड एनेंशियोमर डज नॉट पोजेस अ प्लेन और सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसमें ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है ना सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। If there are 1 asymmetric carbon, then 2 optically active isomers are possible. asymmetric अगर एक कार्बन है तो आपके पास क्या चीज़ होगी? 2 आपके पास पॉसिबल आइसोमर बन सकते हैं। एनेंशियोमर हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी आइडेंटिकल होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी आइडेंटिकल होती हैं, लेकिन बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में वो थोड़ा बहुत डिफरेंस शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें आपके पास जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हैं यहाँ पे, ये देखें आपके पास ये मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं, ये क्या चीज़ है? आपके पास कायरल मॉलिक्यूल है, कायरल कार्बन है। यहाँ पे मैंने इसकी मिरर इमेज बनाई, इसी को उठा कर मैं इसके ऊपर फिट करूँ, नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे सेम इसको देख लें, इसके ऊपर फिट करूँ, यहाँ पे मिरर इमेज के ऊपर नहीं होगा। आगे देखें, यहाँ पे देखें कि आपके पास जो स्टार लगा हुआ है, जिन पे उनको छोड़ दें क्योंकि मैंने मिक्स कर दिया एग्जाम्पल्स यहाँ पे, वो भी हमारे टॉपिक में है लेकिन हम लास्ट में पढ़ेंगे इनको, ये वाली और ये वाली, ठीक है। तो इनको छोड़ दें, इसको देखें, ये कायरल मॉलिक्यूल है, आपके पास कायरल मॉलिक्यूल में मिरर इमेज बनी है, आपके पास यहाँ पे फिट नहीं आएगी, ठीक है। आप इसको इसके ऊपर फिट करें, नहीं आएगी, तो ये आपके पास एनेंशियोमर हो गया। यहाँ पे देखें सेम केस हमारे पास ये भी है, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे भी फिट नहीं आएगी। आप इसको देख लें, कायरल मॉलिक्यूल कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन हो गया है, ये कायरल कार्बन हो गया, आप इसको इसके ऊपर फिट करके देख लें, ठीक है। तो इन सब में कायरल कार्बन है और ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहे, तो ये हुए एनेंशियोमर। डायस्टीरियोमर को समझें। अब आपको एनेंशियोमर आगे मज़ीद इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, आपको फिर भी समझ आ जाएगी, मज़ीद हम एग्जांपल्स इसकी डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस आपने एनेंशियोमर का ये याद रखना है कि आपके पास वो सुपर इम्पोज नहीं होंगे और उनके पास कायरल कार्बन होगा, उनमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, ठीक है। डायस्टीरियोमर ऐसे स्टीरियोमर होते हैं जिसमें 2 और मोर एसिमेट्रिक या कायरल कार्बन होंगे, ठीक है। आपके पास एक या एक से ज़्यादा कायरल कार्बन हो सकता है इसमें, और वो हमारे पास डायस्टीरियोमर शो करते हैं, मीन्स के आइसोमर बनाते हैं। डायस्टीरियो आइसोमर आर नीदर मिरर इमेज ऑफ वन एनदर ना सो। अच्छा, इनमें कंडीशन ये है कि ना तो ये मिरर इमेज बनाएंगे, ना ही एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होंगे, ठीक है। नॉन सुपर इम्पोजेबल मीन्स के होंगे और आपके पास मिरर इमेज भी नहीं बनाएंगे, फिट भी नहीं आएंगे और मिरर इमेज भी नहीं बनाएंगे। आपके पास एपिमर्स वो होते हैं जो सिर्फ एक ही स्टीरियो सेंटर की वजह से एक दूसरे से मुख्तलिफ हों। अब आप यहाँ पे देखें कि आपके पास मैंने एग्जाम्पल दिए हैं। अब इस एग्जाम्पल में देखें कि मेरे पास ए है, मैंने इसे मिरर इमेज इसकी बनाई है, फिर इसी को रोटेट किया है, फिर इसको मज़ीद रोटेट किया है, ठीक है। अब मेरे पास ए मॉलिक्यूल है, मैंने इसकी मिरर इमेज ये बनाई है, यहाँ पे मैंने जो है ये क्या चीज़ रोटेट की है, ये सेकंड वाला सेंटर को रोटेट किया है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसमें इस वाले को रोटेट कर दिया। आपके पास क्या चीज़ होगी कि ए और बी का रिलेशन आप बताएं कि ए और बी को देख के आपको क्या लगता है ये क्या चीज़ें हैं। हमने ये कहा एनेंशियोमर में, हमने कहा था कि मिरर इमेज बनेगी लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। मिरर इमेज बन गई, एच दोनों के आगे एच आ गया है। अब मिरर इमेज इस तरीके से बन गई है, ठीक है, कि जो यहाँ पे होंगे इसके सामने सेम आएंगे। अब इसको उठा के इसके ऊपर रखें, नॉन सुपर इम्पोजेबल, फिट नहीं आएंगे, तो आपके पास एनेंशियोमर हुआ। अब सी डी का रिलेशन बताएं, ये भी सेम है, ये देखें ओ एच के आगे ओ एच आ गया, मिरर इमेज बन गई हैं, लेकिन यहाँ पे इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो आपके पास सुपर इम्पोज नहीं होगा, फिट नहीं आएगा, तो ये एनेंशियोमर की कंडीशन को फिट कर रहे हैं, तो ये एनेंशियोमर हुए।
लेकिन मैं ए और सी का अगर करती हूँ तो मेरे पास ये क्या होंगे, अगर मैं ए और सी को देखती हूँ तो ये मिरर इमेज भी नहीं है, यहाँ एच एच है, यहाँ ओ एच ओ एच है, तो मिरर इमेज भी नहीं है। और अगर मैं इसे उठा के इसके ऊपर रखती हूँ तो मेरे पास ये फिट भी नहीं आ रहे, मीन्स के सुपर इम्पोजिबल भी नहीं है, ये डायस्टीरियोमर हुए, ये डायस्टीरियोमर की कंडीशन को आप फिट कर रहे हैं। फिर देखें कि बी और डी हमारे पास क्या है कि ये ओ एच है, ये ओ एच है, तो ये मिरर इमेज भी ना हुए, इसे उठा के इसके ऊपर रखें तो ये फिट भी ना आए, ये हमारे पास डायस्टीरियोमर की कंडीशंस हैं, तो ये डायस्टीरियोमर्स हुए। अब ए और बी को देखें, यहाँ पे मैंने लिखा है मीज़ो कंपाउंड्स कौन से होते हैं, ए और बी, मीज़ो का भी पढ़ेंगे। यहाँ ए और बी मैं आपको थोड़ा सा बता भी दूँ, इसका अलग से मैंने लिखा है टॉपिक। ए और बी में हमारे पास मीज़ो कैसे हुए हैं कि आप देखें, यहाँ पे आप देखें कि आपके पास अगर मैं इनको कट करती हूँ इक्वल हाफ में तो ये आइडेंटिकल हुए, और मीज़ो भी यही कहता है कि जब आप उसे कट करते हैं तो वो आइडेंटिकल होते हैं, उनके अंदर जो है इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री क्रिएट हो जाता है, ठीक है। उनके मल्टीपल स्टीरियो सेंटर होंगे, एक से ज़्यादा हैं, 2 स्टीरियो सेंटर आ गए हैं या कायरल कार्बन आ गए हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ मीज़ो की कहते हैं। चलिए मीज़ो को स्किप कर दें, फिलहाल के लिए मीज़ो को स्किप कर रहे हैं, सिर्फ डायस्टीरियोमर और एनेंशियोमर को समझें। यहाँ पे देखिए मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं एपीमर की। एपीमर में हमारे पास आप अगर फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं तो मेरे पास क्या चीज़ है, ये वाला जो सेकंड वाला है यही चेंज हुआ है एपीमर में। अगर एपीमर का ये था कि आपके पास डिफरेंस होगा सिर्फ एक ही सेंटर का, ठीक है, एक कायरल कार्बन का या एक स्टीरियो सेंटर का डिफरेंस होगा, तो वो यहाँ पे शो कर रहा है, ये एपीमर हुए। बाकी सारी कंडीशंस आपके पास किस चीज़ की, डायस्टीरियोमर की शो कर रहा है, ठीक है। आपके पास मिरर इमेज भी नहीं है और नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो सेम केस यहाँ पे भी है, आपके पास यहाँ पे पहला सेंटर जो है वो डिफरेंस शो कर रहा है हमारे पास, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद फोर्थ वाले पे आ जाएं। फोर्थ वाला हमारे पास जो है, फिर मैंने एग्जांपल लिख दी है ABCD, इनका रिलेशन फिर से बताना है आप लोगों ने। यहाँ पे A और B मिरर इमेज है, सेम है एक दूसरे के आगे, ठीक है, और आपके पास जो है वो सुपर इम्पोज भी नहीं होंगे। तो आपके पास ये एनेंशियोमर है। C और D का भी बताया है मैंने आपको, तो C और D भी एनेंशियोमर, मिरर इमेज पर नॉट सुपर इम्पोजिबल। अब A और C का आपके पास क्या चीज़ है, A और C को मिलाएं। अच्छा, आप B और C वगैरह को भी मिला सकते हैं, ये कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, आपने देखना है कि कौन सा किसके साथ कौन सी कंडीशन अप्लाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें कि आपने यहाँ पे A और C को अगर मिलाते हैं तो आपके पास मिरर इमेज नहीं है और ना ही सुपर इम्पोज हो रहा है, डायस्टीरियोमर हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपने B और D को देखना है, तो ये भी हमारे पास मिरर इमेज भी नहीं है और सुपर इम्पोज भी नहीं है और डायस्टीरियोमर, तो ये सिंपल बात है, ठीक है। यहाँ पे जो है एक ही सेंटर की वजह से डिफरेंस आ रहा है, तो डायस्टीरियोमर हो गया। यहाँ पे भी डायस्टीरियोमर, एनेंशियोमर नहीं बनेंगे, ठीक है। ये बैक की तरफ है, ये फ्रंट की तरफ है, सॉलिड लाइन है और ये डैश लाइन वगैरह है, ठीक है। तो आपने सिर्फ फ़र्क समझना है। अब आते हैं मीज़ो कंपाउंड की तरफ। अगर आप मीज़ो कंपाउंड देखें तो आपके पास व्हेन मल्टीपल स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल क्रिएट एन इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री इट लीड्स टू मीज़ो कंपाउंड। द मीज़ो इज ऑल्सो टाइप ऑफ डायस्टीरियोमर। अब डायस्टीरियोमर की टाइप है, बस उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता है, सिर्फ ये याद रखना है, ठीक है, और उसके मल्टीपल स्टीरियो सेंटर होते हैं। इनएक्टिव है ऑप्टिकली, इनएक्टिव इन ऑप्टिकल एक्टिविटी, 2 कायरल कार्बन मस्ट होने चाहिए, सुपर इम्पोजेबल, कायरल सेंटर बट हैज़ अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। बस मेन बात यह है कि आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। आप इसको देखें, आपके पास ये हाफ में डिवाइड हो सकता है, आइडेंटिकल है, ये भी आपके पास डिवाइड हो सकता है, आइडेंटिकल है दोनों। आप इसको देखें कि ये भी डिवाइड अगर करें तो आपके पास आइडेंटिकल सेंटर है। हाँ, अगर आप इनकी मिरर इमेज भी बना लें तब, क्योंकि हमने डायस्टीरियोमर में ये कहा था कि मिरर इमेज भी नहीं बनेगी और हमारे पास सुपर इम्पोज भी नहीं होगा, ठीक है, तो ये चीज़ हमने कही थी। अब जो है आप यहाँ पे ये चीज़ स्किप कर दें, ये मैंने रोटेट किया, तो ये आइडेंटिकल मीज़ो हैं, मीज़ो कंपाउंड्स हैं। मीज़ो कंपाउंड को हम मज़ीद भी डिस्कस करेंगे आगे। यहाँ पे इसकी कुछ और भी एग्जांपल्स हैं आपके पास। आप देखें कि मैंने ये कंपाउंड जो है इसको अगर आप मिरर इमेज वगैरह बना लें, लेकिन सिर्फ ये समझें कि हमारे पास 2 कायरल कार्बन होंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, ठीक है, स्टीरियो सेंटर 2 होंगे। अब यहाँ पे देखिए इसके भी दोनों इक्वल उसमें आ गए हैं। यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब है, अच्छा यहाँ पे नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे OH आ रहा है, यहाँ पे Cl आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे इक्वल आ रहे हैं,
यहाँ पे आप देखें कि ना तो आपके पास POS है ना ही COS होगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, वहाँ पे COS की बात नहीं हो रही, हमने सेंटर की नहीं करनी, POS की करना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये बैक साइड पे, ये फ्रंट साइड पे है, तो हमारे पास ये मीज़ो ना हुआ, ये मीज़ो हो गया कि दोनों फ्रंट साइड पे हैं, ये भी हो गया है, ये तो हुआ ही हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब मैं इनको सिंपल में लिख के देती हूँ आपके पास। यहाँ पे देखें कि मैंने मेन पॉइंट आपके लिए लिख दिए हैं कि हमारे पास एनेंशियोमर वो होते हैं जो मिरर इमेज होते हैं लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। डायस्टीरियोमर वो होते हैं ना तो उनकी मिरर इमेज सही बन रही होती है ना ही वो सुपर इम्पोज होते हैं। उनमें एपीमर्स एक टाइप है जो एक ही स्टीरियो सेंटर की वजह से एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। मीज़ो कंपाउंड होते तो डायस्टीरियोमर ही हैं लेकिन उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाते हैं। उनमें मस्ट होना चाहिए आपके पास 2 कायरल कार्बन का, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये था आज के लिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, आगे मज़ीद इनको डिस्कस करेंगे, जो डिटेल में करेंगे, एग्जांपल और भी करेंगे इनकी, ठीक है जी। तो अब तक के लिए इतना काफ़ी, आई होप सो आपको समझ आ चुकी होगी, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, अब तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।